播电台 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा के जिनपिंग द्वारा पार्टी निर्माण पर चयनित कृतियां के खंड 1 और 2 प्रकाशित और वितरित। चौथा, चीन अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला एक्सपो उद्घाटित और वांगी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल से मुलाकात की। अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी की केंद्रीय समिति के पार्टी इतिहास और साहित्य अनुसंधान संस्थान द्वारा संपादित शी जिनपिंग द्वारा पार्टी निर्माण पर चयनित कृतियां के खंड 1 और 2 हाल ही में केंद्रीय पार्टी साहित्य प्रेस द्वारा प्रकाशित किए गए और देश भर में वितरित किए गए। शी जिनपिंग द्वारा पार्टी निर्माण पर चयनित कृतियां का खंड 1 नवंबर 2012 से फरवरी 2026 तक के उनके सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कार्यों का काल क्रमानुसार संकलन है। इनमें रिपोर्ट्स, भाषण, व्याख्याएं, लेख, निर्देश और प्रस्तावना सहित 102 रचनाएं शामिल हैं। इनमें से कुछ रचनाएं पहली बार प्रकाशित हो रही हैं। पुस्तक के खंड 1 में नवंबर 2012 से जून 2018 तक की 46 रचनाएं और खंड 2 में जुलाई 2018 से फरवरी 2026 तक की 56 रचनाएं शामिल हैं। चीनी उपराष्ट्रपति हानचंग ने 23 जून को देश की राजधानी पेचिंग में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपो कोसा से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। मुलाकात में हानचंग ने कहा कि ब्रिक्स और G20 के सदस्य होने के नाते चीन और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शासन में सुधार लाने में संयुक्त रूप से सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। वहीं शिपो कोसा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका लगातार चीन के साथ राजनीतिक आपसी विश्वास को गहरा करने, आपसी लाभ वाले सहयोग को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। चीनी प्रधानमंत्री ली झांग ने 22 जून को लियाओनिंग प्रांत के तालियन शहर का निरीक्षण दौरा किया। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान, हरित और एकीकृत दिशा में आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के निर्माण में तेजी लानी होगी ताकि उच्च गुणवत्ता वाले विकास में लगातार नई उम्मीद जग सके। तालियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप में ली झांग ने कार्य रिपोर्ट सुनी। उन्होंने निर्मित हो रहे जहाज पर चढ़कर LPG के परिवहन जहाज के निर्माण के बारे में जानकारी ली। ली झांग ने कहा कि उच्च स्तरीय जहाज निर्माण की उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च कठिनाई और उच्च अतिरिक्त मूल्य की विशेषता है। इसकी औद्योगिक श्रृंखला लंबी है और असर बहुत बड़ा है। प्रमुख प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में सफलता बढ़ाने से स्वतंत्र नवाचार क्षमता उन्नत करनी होगी। चीन के फर्स्ट हैवी इंडस्ट्री के अधीन तालियन न्यूक्लियर पावर पेट्रोकेमिकल कंपनी में ली झांग ने परमाणु ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल उपकरण के अनुसंधान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उन्नत परमाणु ऊर्जा आदि उच्च स्तरीय उपकरण देश की ऊर्जा उद्योग और प्रौद्योगिकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा, चीन अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला एक्सपो 22 जून को चीन की राजधानी पेचिंग में उद्घाटित हुआ। चीनी उप प्रधानमंत्री तिंग शुईशियांग ने इसमें भाषण दिया। इस मौके पर तिंग शुईशियांग ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जटिल परिवर्तन हो रहा है। औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला के विखंडन का जोखिम बढ़ रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और स्थिरता बनाए रखना विश्व आर्थिक विकास बढ़ाने की अहम गारंटी है, जो सभी देशों के लोगों के आम हित के अनुरूप है। चीन जिम्मेदार बड़ा देश होने के नाते पूर्ण औद्योगिक प्रणाली और
विशाल बाजार की अपनी श्रेष्ठता का लाभ उठाकर ठोस कदम से वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और सुचारू संचालन की रक्षा करता है। तिंग शुई शियांग ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, औद्योगिक श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। हर देश सहयोग श्रृंखला में एक कड़ी है, इसलिए वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और सुचारू संचालन बनाए रखने में सभी पक्षों के समान प्रयास की आवश्यकता है। 22 जून को सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलिट ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांगी ने भारत की नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वांगे ने कहा कि भारत चीन का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त मार्गदर्शन में चीन भारत संबंध धीरे धीरे अपने निम्नतम स्तर से उभरकर सुधार और विकास के पथ पर लौट आए हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि चीन और भारत साझेदार हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। यह सहमति दोनों पक्षों के बीच सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहमति है और चीन भारत संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन और रणनीतिक गारंटी प्रदान करती है। अजीत डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के नेताओं ने कजान और थिएंजिन में हुई अपनी बैठकों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और इस बात पर सहमति बनी कि भारत और चीन प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि साझेदार हैं और एक स्थिर भारत चीन संबंध दोनों पक्षों के साझा हित में है। भारत उन पहले देशों में से एक था जिन्होंने चीन लोक गणराज्य को मान्यता दी थी। चीन के ताइवान मुद्दे पर भारत का रुख अपरिवर्तित है। भारत चीन के साथ एक दूसरे की मूलभूत चिंताओं का समर्थन करने, बहुपक्षवाद को संयुक्त रूप से कायम रखने और विकासशील देशों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। चीनी परिवहन मंत्रालय ने 22 जून को 2025 में परिवहन उद्योग के विकास पर सांख्यिकी विज्ञप्ति जारी की। इसमें कहा गया कि पिछले साल चीन में परिवहन से जुड़ा अचल संपत्ति निवेश 36 खरब 70 अरब युआन से ज्यादा हो गया है, जो लगातार उच्च स्तर पर बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में राजमार्ग की कुल लंबाई पहली बार 55 लाख किलोमीटर से ज्यादा पहुंच गई। तेज परिवहन नेटवर्क के निर्माण में प्रगति हुई। पेचिंग, थिएंजिन और हपई प्रांत जैसे मुख्य क्षेत्रों के बड़े शहरों के बीच यात्रा 2 घंटे में पूरी हो जाती है। ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 67,000 किलोमीटर बढ़कर 47,11,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। चीन के मौसम विज्ञान प्रशासन ने 23 जून को बताया कि क्वेचो प्रांत के कोयांग, थिएंजिन के थांगकू, यूनान प्रांत के थंगछोंग और हुनान प्रांत के युयांग मौसम केंद्रों को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की 100 वर्षीय मौसम केंद्रों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही WMO से मान्यता प्राप्त चीन के 100 वर्षीय मौसम केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इन चारों मौसम केंद्रों का 100 वर्षों से अधिक का निरंतर मौसम अवलोकन इतिहास है। थांगकू और युयांग मौसम केंद्रों ने साल 1909 में, थंगछोंग ने 1911 में और कोयांग ने 1920 में मौसम संबंधी अवलोकन शुरू किए थे। चीन ने मंगलवार सुबह 10:10 पर दक्षिण चीन के हाइनान प्रांत स्थित वनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 7 मॉडिफाइड रॉकेट के जरिए संचार प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह 26A का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के बाद उपग्रह निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया, जिसके साथ यह मिशन पूरी तरह सफल रहा। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से उपग्रह संचार, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, डेटा ट्रांसमिशन तथा संबंधित तकनीकी परीक्षणों के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि ये लॉन्ग मार्च श्रृंखला के प्रक्षेपण यानों की 153वीं उड़ान थी। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए
चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण पढ़कर सुनाएंगे। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है चीनी जनता की यादों में महात्मा गांधी और चीन में गांधी। गांधी जी समकालीन भारत के महान क्रांतिकारी नेता थे। वे एक असाधारण सामाजिक और आर्थिक सुधारक थे। वे आजीवन भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे। अंत में उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। उनकी भावना अभी भी हमारे दिलों में जीवित है। गांधी जी चीन को प्यार करते थे, चीन के विकास को ध्यान में रखते थे। चीनी जनता द्वारा चलाए जा रहे जापान विरोधी मुद्दे के प्रति सैद्धांतिक और नैतिक तौर पर समर्थन करते थे। आज चीनी जनता भी उन्हें भारतीय जनता के समान ही याद करती है। गांधी और गांधीवाद से चीनी मानस अपरिचित नहीं है। चीनी बुद्धिजीवी वर्ग बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने देश की जनता को गांधी के बारे में बताता रहा। चीनी क्रांति के पूर्व 20 सालों में गांधी की आत्मकथा, उनके विचार और कार्यों से संबंधित लगभग 30 प्रकार की पुस्तकें चीनी भाषा में प्रकाशित और प्रचलित हुई थीं। औसतन एक साल में 1 से अधिक प्रकार की पुस्तक प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों में सिर्फ गांधी की आत्मकथा के अनुवाद ही 4 प्रकार के थे। इनके अलावा गांधी की प्रतिनिधि रचना भारतीय स्वायत्त इत्यादि चीनी भाषा में अनुवादित हुई। चीन की एक महत्वपूर्ण पत्रिका में गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित लेख, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, गांधी, गांधीवाद क्या है, गांधी की संक्षिप्त आत्मकथा, भारत की अहिंसक क्रांति, भारतीय स्वराज आंदोलन आदि विषयों पर लगभग 70 लेख प्रकाशित हुए। इस पत्रिका ने गांधी और नया भारत शीर्षक से एक विशेषांक भी प्रकाशित किया था। इसमें बहुत लेख छपे थे। चीन की मुक्ति के बाद तो गांधी जी से संबंधित लेख और पुस्तकें तो पहले से भी अधिक प्रकाशित हुईं। यहाँ तक कि कुछ विश्वविद्यालय में गांधी के बारे में विशेष अध्ययन भी कराया जाने लगा। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि गांधी और गांधीवाद चीन में पर्याप्त चर्चा के विषय रहे और चीनी चिंतन में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस समय गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, उस समय चीनी जनता ने उस पर बहुत ध्यान दिया। उदाहरण के लिए सन 1920 से 24 तक पहले असहयोग आंदोलन के दौरान पूर्वी पत्रिका में 20 लेख प्रकाशित हुए। इन लेखों में ज्यादातर गांधी और गांधीवाद की बड़ी जोश के साथ सराहना की गई है। गांधी को भारत के विचार जगत के नेता, महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, भारत के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखों में व्यक्त आम धारणाएं ये थीं कि गांधी की शक्ति ही तत्कालीन भारतीय मानसिक और भौतिक जगत का संचालन करती थी। वे पूर्व की शक्ति और सभ्यता के प्रतिनिधि थे। सत्य पर अडिग और हिंसा के विरोधी गांधी चीनी जनता की निगाहों में भारत के टॉलस्टॉय थे। इसके बाद के कुछ लेखों में उनकी सराहना के साथ साथ कुछ विषयों पर मतभेद भी व्यक्त किया गया और आलोचना भी की गई। सराहना करने वाले मानते थे कि शोषक वर्ग को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा के लिए नए मार्ग का सूत्रपात किया। वो व्यावहारिक था और ये उनकी एक असाधारण सफलता थी। इसके विपरीत इस अवधारणा के आलोचकों का ये मानना था कि असहयोग का उपाय कुछ समय के लिए तो सफल हो सकता है, किंतु लंबे समय तक नहीं। इसलिए इन आलोचकों ने ये भविष्यवाणी की कि अंततः असफल होने के कारण लक्ष्य सिद्धि नहीं कर पाएगा। इस काल में गांधी और गांधीवाद के प्रति स्वीकार या इनकार के रुखों के अलावा एक तीसरा रुख भी था। इस रुख ने गांधी और असहयोग आंदोलन के साथ साथ देसी विदेशी वातावरण का अध्ययन किया। किसी लेख में गांधी जी की ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए उसके उद्भव के पीछे इंग्लैंड की भूमिका रेखांकित की गई। किसी ने उनके जन्म के पीछे महात्मा गांधी के अपने चिंतन के साथ साथ धर्म, परिवार और पश्चिमी मानवतावाद की भूमिका देखी। किसी के लेख में
गांधी के क्रांतिकारी राजनीतिक और सामाजिक पहलू देखे गए और इस आधार पर उनके विचारों का ठोस विश्लेषण करते हुए उनका महत्व बताते हुए ये दिखाया गया कि असहयोग आंदोलन वस्तुतः समाज के आर्थिक हितों पर आधारित व्यावहारिक नीति थी। सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इसके बाद औपनिवेशिक सरकार ने गांधी को गिरफ्तार किया और उन्हें 6 सालों के लिए कैद की सजा दे दी, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ा नुकसान हुआ। इस पर चीनी बुद्धिजीवी वर्ग ने 16 आने ध्यान दिया और सहानुभूति प्रकट की। पत्रिकाओं और अखबारों पर इनके बहुत से लेख छपे। जैसे भारतीय असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी जेल में जाने के बाद इन लेखों में गांधी के जेल जाने के कारणों और जेल में गांधी की गतिविधियों और विचारों का विश्लेषण करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। डॉक्टर सुन यात सेन ने अपने कई भाषणों में गांधी और उनके द्वारा चलाए जा रहे ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को उचित ठहराते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। असहयोग आंदोलन के बारे में बोलते हुए डॉक्टर सुन यात सेन ने कहा था कि यदि सारे देश की जनता भारत की जनता के समान असहयोग और धार्मिक संगठनों को हथियार बनाकर एक बड़ा राष्ट्रीय संगठन बना ले तो उसे सैनिक और आर्थिक शक्ति द्वारा किसी भी स्थिति में दबाया नहीं जा सकेगा। बेशक ठोस संघर्ष की नीति कुछ अलग थी। इस काल में भारत और चीन के स्वाधीनता आंदोलन अपनी अपनी उच्च अवस्थाओं में थे और दोनों ही नेताओं ने अर्थात गांधी और सुन यात सेन ने अपने अपने देशों के माध्यम से अपने अपने लक्ष्य प्राप्त किए। चीन की मुक्ति के बाद चीन के विविध विश्वविद्यालयों में गांधीवाद का अध्ययन और अधिक होने लगा। चीन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास और विशेषकर गांधी दर्शन, गांधी के सामाजिक विचार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का स्थान आदि पर जो शोध कार्य हुए उनमें शोधार्थियों का निष्कर्ष एक समान नहीं है। इस दृष्टि से 1980 के दशक को हम एक ऐसी विभाजक रेखा के रूप में मान सकते हैं जिसके पूर्व और पश्चात गांधी को देखने समझने के चीनी दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन प्रतीत होता है। 1980 के पूर्व जितने भी सोच हुए उनमें गांधी को अंग्रेजी साम्राज्यवादियों, उपनिवेशवादियों के प्रति नरम रवैया अपनाने वाले और पूंजीपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता बुर्जुआ लीडर के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1980 के दशक के बाद गांधी पर हुए शोधों में गांधी के विचारों और व्यवहारों का समग्र अध्ययन कर गांधी को निम्न उत्पादक वर्ग का नेता प्रतिपादित किया है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत चीनी जनता की यादों में महात्मा गांधी और चीन में गांधी कड़ी। से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। खांग सचुआन ने अपने शोध कार्य का निष्कर्ष देते हुए कहा कि यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका और उनके व्यक्तिगत व्यवहार का गहराई से अध्ययन करें तो गांधी को सामंतों और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली धारणा एकदम असत्य सिद्ध होगी। ख शिंगता ने इसी आधार पर अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाते हुए गांधी को किसान वर्ग और निम्न उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता सिद्ध किया। लुथवान झांग और छांग खमिंग ने अपने गांधी विषयक अध्ययन के पूर्व गांधी द्वारा समय समय पर अपनाई गई नीतियों के ऐतिहासिक आधार का सम्यक अध्ययन किया। इसने ये सिद्ध किया कि गांधी तो पूंजीवादी सभ्यता से नफरत करते थे, वे सादगी और प्यार भरे जीवन के पुजारी थे। वांग छुनख्वा ने गांधी के धार्मिक और सैनिक पक्ष का विश्लेषण करते हुए बताया कि एक ओर तो गांधी दर्शन का आधार अहिंसा और सत्य है जो पूंजीपति वर्ग से मेल नहीं खाता, दूसरी ओर उनकी गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना पूंजीपति मान्यता के एकदम विपरीत है। गांधी तो भारतीय किसान निम्न उत्पादक वर्ग के हितों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी के अहिंसक आंदोलन के विश्लेषण में चीनी शोधार्थियों में भी पर्याप्त मतभेद रहा है। झंग शुते ने गांधी के विचारों की पूर्णता और उनकी विशेषता विषय पर किए गए अपने शोध कार्य में ये स्थापित किया है कि गांधी के विचारों का स्रोत भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मान्यताओं में निहित है। अभूतपूर्व व्यापकता, दीर्घकालीन निरंतरता और विभिन्न विविधताओं से संपृक्त अहिंसक विरोध गांधी आंदोलन की 3 स्पष्ट विशेषताएं हैं।
उसकी मुख्य विषय वस्तु है आम हड़ताल। अहिंसक आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया, जिससे भारत का स्वाधीनता आंदोलन अभूतपूर्व रूप में विकसित हुआ। इसलिए लेखक मानते हैं कि गांधीवाद हालांकि बुनियादी तौर पर बुर्जुआ वर्ग की विचारधारा में निहित है, लेकिन फिर भी इसमें निम्न उत्पादकों का दृष्टिकोण और उनकी मांग भी शामिल है। धार्मिक चेतना भी प्रतिबिंबित है। अब गांधी की विचारधारा और उनके द्वारा चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन का मूल्यांकन करते समय संसार व्यापी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के व्यवहारिक नतीजे को देखना चाहिए। अगर भारतीय स्वाधीनता और स्वाधीनता की आम मांग की दृष्टि से देखें तो उसका मुख्य रुझान निस्संदेह सक्रिय और प्रगतिशील है। गांधी की विचारधारा भारत की मूल्यवान राष्ट्रवादी विरासत है। लीतासन साहब ने ठीक ही कहा है, भारत को बचाने के लिए गांधी ने अपनी सारी शक्ति लगाई, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सम्यक अध्ययन करें तो ये मालूम हो जाएगा कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद के झंडे को ऊंचा उठाया था। ब्रिटिश विरोधी संघर्ष करने पर अंतिम विजय तक डटे रहे। उन्होंने राष्ट्र उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ किए गए संघर्ष में अहिंसक प्रतिरोध और खादी चरखा आंदोलन का सूत्रपात करके एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इसलिए गांधी के विचार और उनका कार्यक्रम प्रगतिशील ही थे, न कि इसके विपरीत। इस विषय पर चांग ई-झिंग ने भी ठीक ही कहा है कि गांधी के अहिंसावादी आंदोलन में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध और संघर्ष की भावना थी। उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे विकसित होने के लिए मजबूत बनाया और उसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया। वांग शू ली ने गांधी के विशेष गुणों पर किए गए अपने शोध कार्य में ये बताया कि गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोई निजी स्वार्थ निहित नहीं था। उनकी विनम्रता, सद्व्यवहार, देशभक्ति, तपस्या ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम ये भी कह सकते हैं कि गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव भारत के अतिरिक्त एशिया के अन्य देशों, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में चल रहे साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन पर भी पड़ा। चीनी जनता साफ साफ जानती है कि चीन के सबसे कठिन काल में गांधी जी ने सैद्धांतिक और भौतिक तौर पर उसका समर्थन किया था। चीनी जनता के दिमाग में ये याद अभी भी बाकी है और वो इसके लिए आभार मानती है। चीनी जनता भारतीय जनता का वैसे ही ध्यान रखती आई है जैसा कि वो 1919 के पूर्व के स्वाधीनता आंदोलन काल में रखती थी। 1949 में नए चीन की स्थापना के बाद गांधी जी का परिचय अध्ययन पहले से और अधिक मजबूत और विकसित हुआ। गांधी जी के बारे में बहुत सी पुस्तकें और लेख प्रकाशित हुए। इस प्रकार चीनी जनता को गांधी और भारतीय जनता के बारे में और अधिक जानने की प्रेरणा मिली। आज दोनों देशों की परंपरागत मित्रता को और अधिक विकसित करने के लिए महात्मा गांधी जी को याद करना और अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चीन और भारत दोनों देशों की परंपरागत मित्रता का आगे उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। ये दोस्ती तेरे दम से है, 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 ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी कसम से है सारी। गांधी और गांधीवाद का चीन पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। व्यवस्था एवं विचार में अंतर होते हुए भी चीन के आम आदमी का गांधी जी के प्रति विशेष आदर भाव रहा। 19वीं शताब्दी के 2 दशकों में चीनी बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने देश की आम जनता को गांधी जी से परिचित कराया। चीनी क्रांति के आरंभ के 20 वर्षों में गांधी जी और उनके विचारों से संबंधित लगभग 30 पुस्तकें चीनी भाषा में प्रकाशित हुईं। इनमें केवल गांधी जी की आत्मकथा के ही 4 अनुवाद थे। इनके अतिरिक्त अनेक पुस्तकें गांधी जी की विचारधारा पर केंद्रित थीं।
श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीनी जनता की यादों में महात्मा गांधी और चीन में गांधी। आज ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब वानर यह सुनता है कि दानव सरदार सांचांग को कच्चा ही खा गए हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस दशा में वह तुरंत तथागत बुद्ध के पास पहुंचता है और उनसे मदद मांगता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर तथागत बुद्ध से बोला, हे तथागत, अगर यही कारण है कि आपका शिष्य होने के नाते आपकी शरण में आया हूँ, आपसे निवेदन है कि मुझ पर दया दिखाएं और पट विकर्षण मंत्र पढ़ दें, जिससे मैं उस पट को अपने सिर से उतार कर उनको लौटा सकूं। कृपया अपने शिष्य को पुष्प फल पर्वत में लौटकर सुखपूर्वक जीवन बिताने दीजिए। अपनी बात खत्म करने से पहले वानर की आंखों में फिर से आंसू छलछला आए। उसकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी। भगवान तथागत ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने विक्षुब्ध मत हो खुन, तुम उन प्रेतात्माओं को नहीं पछाड़ सकते। उनकी तिलिस्मी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यही कारण है कि तुम इतने दुखी हो गए हो। वानर ने तथागत बुद्ध के सामने घुटने टेक कर छाती पीटते हुए जवाब दिया, भगवान तथागत, मैं आपसे कुछ भी दुराव नहीं रखना चाहता। बरसों पहले जब मैंने देवलोक में हाहाकार मचा दिया था तो मुझे महान मनीषी की उपाधि दी गई थी। इन खूंखार राक्षसों का सामना होने से पहले मुझे अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं देखनी पड़ी। भगवान तथागत ने कहा, अपनी असफलता पर इतना ज्यादा अफसोस ना करो। मैं इन प्रेतात्माओं को जानता हूँ। वानर अचानक जोर से बोला, भगवान तथागत, लोग कहते हैं कि ये प्रेतात्माएं आपके संबंधी हैं। तथागत ने कहा, मूर्ख वानर, भला प्रेतात्मा मेरे संबंधी कैसे हो सकते हैं? वानर ने मुस्कुराकर पूछा, अगर वे आपके संबंधी नहीं हैं, तो भला आप उन्हें कैसे जानते हैं? तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, मैं उन्हें इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उनकी वास्तविकता को अपनी सर्वदर्शी नेत्रों से देख सकता हूँ। वरिष्ठ दानव सरदार और दूसरा दानव सरदार का भी कोई न कोई स्वामी है। आनंद और कश्यप, यहाँ आओ। तुम दोनों में से एक अपना मेघयान उठाए पर्वत पर और दूसरा अमेय पर्वत पर ले जाओ। मंजूश्री देव और सामंत भद्र को यहाँ मेरे पास बुलाओ। दोनों अरहत आदेशानुसार फौरन चले गए। वे दोनों वरिष्ठ दानव सरदार और दूसरे दानव सरदार के स्वामी हैं, किंतु तीसरे दानव सरदार का कुछ संबंध मेरे साथ है। जब वानर ने यह सब सुना तो वह मुस्कुराकर बोला, इसका मतलब तो यह हुआ तथागत कि आप इस प्रेतात्मा के भतीजे हैं। तथागत ने कहा, मुझे इस राक्षस का दमन खुद करना होगा। वानर ने झुककर प्रणाम किया और आदर के साथ जवाब दिया, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप खुद यह कार्य संपन्न करके हमें कृतार्थ करें। तब भगवान तथागत अपने कमल सिंहासन से उतरकर अपने सैन्य बल के साथ मठ के द्वार से बाहर निकल गए। ठीक उसी समय आनंद और कश्यप भी मंजूश्री और सामंत भद्र को वहां ले आए। दोनों बोधिसत्वों ने भगवान तथागत को प्रणाम किया। तथागत ने उनसे पूछा, बोधिसत्वों, ये पशु तुम्हारे पर्वत से कितने समय से अनुपस्थित हैं? मंजूश्री ने जवाब दिया, 7 दिन से। तथागत ने कहा,
लेकिन तुम्हारे पर्वत के 7 दिन तो मृत्यु लोक के कई हजार वर्षों के बराबर होते हैं। इस बीच इन्होंने न जाने कितने लोगों का विनाश कर डाला होगा। इन्हें पकड़ने के लिए मेरे साथ चलो। दोनों बोधिसत्व भगवान तथागत की दाहिने और बाहिनी ओर यात्रा करने लगे। अपने सैन्य बल सहित भगवान तथागत आसमान में उड़ने लगे। महान मनीषी की भगवान तथागत की अनुकंपा प्राप्त हुई और वह भगवान तथागत और उनके सैन्य बल को अपने साथ ले जाने में सफल हो गया। जल्दी ही उन्हें सिंह नगर दिखाई देने लगा। वानर बोला, भगवान तथागत, जहाँ से काला धुआं उठ रहा है वही सिंह नगर है। तथागत ने कहा, पहले तुम नगर में जाओ और प्रेतात्माओं से युद्ध करो। युद्ध में विजय होने की अनुमति नहीं है। हार कर ऊपर चले आओ। उन्हें पकड़ने का काम हम पर छोड़ दो। वानर ने अपना मेघयान सीधे नगर प्राचीर पर उतार लिया और वहां खड़े होकर दानव सरदारों को ललकारा। उसने दानवों को दुत्कार भरी चुनौती दी। अरे ओ दुष्ट दानवों, बाहर निकलो और मेरी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इससे प्राचीर की बुर्जियों पर तैनात छोटे दानवों में खलबली मच गई और वे दानव सरदार को सूचना देने के लिए दीवार से नीचे कूदकर शहर में चले गए। महाराज, नवदीक्षित सुन हमें चुनौती देने के लिए नगर की दीवार पर पहुंच गया है। वरिष्ठ दानव सरदार ने जवाब दिया, यह वानर 2-3 रोज से गायब था, तो अब यह हमें चुनौती देने फिर से आ गया है। क्या यह अपने साथ कुछ कुमुक भी लाया है? तीसरे दानव सरदार ने कहा, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो उसे देखने के लिए चलें। तीनों दानव सरदार अपने अपने शस्त्र उठाकर फुर्ती से दीवार पर चढ़ गए। वहां वानर को देखते ही एक भी शब्द बोले बिना उन्होंने अपने शस्त्रों से उस पर धावा बोल दिया। वानर ने अपना लौहदंड घुमाकर उनके प्रहारों को रोका। जब उनके बीच लड़ाई के 7-8 दौर पूरे हो गए तो वानर ने झूठ मूठ हार मान ली और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वरिष्ठ दानव सरदार ने चिल्लाकर पूछा, तुम भागकर कहाँ जा रहे हो? किंतु वानर कलाबाजी खाकर सीधा आसमान के बीच में जा पहुंचा। तीनों प्रेतात्माओं ने अपने मेघयानों में उसका पीछा किया, पर वानर तो दूर निकल गया था और भगवान बुद्ध के सुनहरे प्रभा मंडल से प्रकाश में पूरी तरह गायब हो गया। भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों बुद्धों, 500 अरहतों और 3000 शास्त्राओं के सिवाय वहां और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये आकृतियां तीनों दानव सरदार को इतने करीब से घेरे हुए थी कि पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं जा सकती थी। वरिष्ठ दानव सरदार ने बौखलाकर कहा, यह बड़ी भयानक स्थिति है भैया। यह वानर बड़ा चालबाज मालूम होता है। यह हमारे स्वामी को यहाँ से कैसे ले आया? तीसरे दानव सरदार ने कहा, डरो मत भैया, अगर हम सब एक साथ धावा बोल दें तो हम अपनी तलवारों और भालों से तथागत का सफाया कर सकते हैं और उसके वज्र संघाराम पर कब्जा कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई का यथोचित ज्ञान न होने की वजह से दानव सचमुच तलवार उठाकर हमला करने वाले थे और उन्होंने हमला करके अंधाधुंध मार धाड़ शुरू कर दी। मंजूश्री और सामंत भद्र ने एक मंत्र पढ़ा और जोर से चिल्लाकर कहा, क्या तुम अब भी पश्चाताप नहीं करोगे? ओ दुष्ट पिशाचों, तुम और क्या चाहते हो? वरिष्ठ दानव सरदार और दूसरे दानव सरदार ने तो घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए और दोनों कलाबाजी खाकर अपने असली रूप में लौट आए। दोनों बोधिसत्वों ने अपने कमल सिंहासनों को उनकी पीठ पर लाद दिया और उन पर जा बैठे। तब दोनों दानवों को विवश होकर फिर से धर्म दीक्षा प्राप्त करनी पड़ी। अब तक नील सिंह और श्वेत गज को बंदी बनाया जा चुका था, किंतु तीसरे प्रेतात्मा को हराना अभी भी बाकी था। पंख फैलाकर और सीधे ऊपर पहुंचकर अपने तीखे पंजों से वानर को पकड़ने की कोशिश करने लगा।
लेकिन वानर भगवान तथागत के सुनहरे प्रभा मंडल में छिपा हुआ था, इसलिए प्रेत आत्मा को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब भगवान तथागत को पता चला कि वह क्या करने जा रहा है, तो उन्होंने अपने सुनहरे प्रभा मंडल से प्रकाश पुंज उत्पन्न किया और अपने सिर को हवा में हिलाकर एक रक्त रंजित मांस खंड में बदल दिया। जब प्रेत आत्मा अपने तीखे पंजों से उस पर झपटा, तो भगवान बुद्ध ने अपने हाथ ऊपर उठाकर राक्षस के पंखों की मांसपेशियों को नष्ट कर डाला। वह तथागत के सिर से ना तो उड़ सका और ना ही बचकर कहीं भाग सका। पल भर में वह अपने असली रूप में लौट आया और एक सुनहरे पंखों वाला रॉक पक्षी बन गया। अपनी चोंच खोलकर उसने भगवान बुद्ध से कहा, हे तथागत, आपने मुझे इस तरह पकड़ने के लिए अपनी महान धर्म शक्तियों का प्रयोग क्यों किया? तथागत ने जवाब दिया, तुम यहाँ भारी उत्पात मचा रहे थे, मेरे साथ चलो। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर की मदद के लिए तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुला लिया। फिर वानर को उन दानव सरदारों को ललकारने के लिए भेजा गया। जैसे ही वानर ने ऐसा किया, वे उसका पीछा करते करते आसमान के बीचों बीच पहुंच गए और पकड़े गए। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। यह सब होने के बाद ही वानर प्रकट हुआ और भगवान तथागत को दंडवत प्रणाम करके बोला, हे भगवान बुद्ध, आज आपने इन प्रेतात्मा को बंदी बना लिया है और इन विनाशकारी तत्वों को हमारे रास्ते से हटा दिया है, लेकिन मेरे गुरुदेव का तो प्राणांत तो हो चुका है। इस पर भीमकाय रॉक पक्षी ने अपने दांत पीसते हुए बौखलाकर कहा, अरे ओ पाजी वानर, तुम मुझे उत्पीड़ित करने के लिए इन खूंखार लोगों को यहाँ क्यों लाए हो? कौन कहता है कि तुम्हारे उस बूढ़े गुरु को मारकर खा चुका हूँ मैं? वह इस समय किम खाब सुगंध मंडप में रखी एक लोहे की तिजोरी में बंद है, जानते नहीं हो क्या? जब वानर ने यह सुना तो उसने झुककर भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया। भगवान बुद्ध को भीमकाय रॉक पक्षी को मुक्त करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने उसे अपने उज्जवल प्रभा मंडल में से एक धर्म रक्षक नियुक्त कर दिया और मेघयान पर बैठकर सैन्य दल सहित अपने संघाराम में लौट गए। वानर मेघयान से उतरकर सीधा नगर में जा पहुंचा, जहां एक कनिष्ठ दानव बाकी भी नहीं रह गया था। सच में विषधर सरक नहीं सकते अपने फणों के बिना, विषधर सरक नहीं सकते अपने फणों के बिना, पक्षी उड़ नहीं सकते अपने डैनों के बिना। जब उन्होंने यह देखा कि भगवान बुद्ध ने उनके प्रेतात्मा सरदारों को बंदी बना लिया है, तो वे सब अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। वानर ने अपने शूकर और भिक्षु रेतात्मा भाइयों को मुक्त कराने के लिए असबाब और घोड़े को खोज लिया और उसके बाद गुरु भाइयों से कहा, गुरुदेव को दानवों ने मारकर खाया नहीं, आओ मेरे साथ। वह अपने दोनों साथियों को सीधा भीतर के अहाते में ले गया, जहां किम खाब सुगंध मंडप का दरवाजा खोलकर भीतर झांका तो उन्हें एक लोहे की तिजोरी नजर आई, जिसके अंदर से सान चांग के रोने की आवाज आ रही थी। भिक्षु रेतात्मा ने अपने दानव दमनकारी दंड की सहायता से लोहे की तिजोरी का ढक्कन खोला। उसने पुकारा, गुरुदेव। शिष्यों को देखकर सांचांग जोर जोर से रोने लगा और बोला, शिष्यों, तुमने दानवों को कैसे हराया? तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वानर ने शुरू से आखिरी तक सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर सांचांग ने उसके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त की। तब गुरु शिष्यों ने राजमहल में कुछ चावल पकाकर भरपेट भोजन किया, चाय पी और फिर अपना असबाब उठाकर वे नगर से पश्चिम की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर चल पड़े। पा सकता है एक अच्छा व्यक्ति ही सच्चे धर्म सूत्रों को, व्यर्थ सिद्ध होते हैं संकल्पों के कोलाहल, हृदय के आयास।
नवदीक्षित सुन अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके दानवों को दमन करने और सांचांग व उसके शिष्यों को मुक्त कराने के लिए भगवान तथागत को बुला लाया। इसके बाद वे लोग सिंह नगर से पश्चिम की तरफ चले गए। जब उन लोगों को चलते चलते कई महीने बीत गए तो सर्दियां आ पहुंची थी। गुरु शिष्यों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा। उन्हें वर्षा में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा और तेज आंधी में भोजन करना पड़ा। फिर भी उन्होंने तब तक अपना अभियान जारी रखा जब तक वे 4 दीवारी व खाई वाले एक अन्य नगर के पास नहीं पहुंच गए। सांचांग ने वानर से पूछा, उखुन, देखो तो यह जगह कैसी है? सुन उखुन ने जवाब दिया, नगर में पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। अगर यह किसी पश्चिमी राज्य की राजधानी हुई तो हमें अपना पारपत्र दिखाना होगा। अगर यह कोई प्रीफेक्चर या काउंटी नगर हुआ तो हमें सीधे आगे निकल जाना होगा। गुरु शिष्यों की बातचीत खत्म होने से पहले ही वे नगर द्वार पर पहुंच चुके थे। सांचांग घोड़े से नीचे उतर गया। द्वार के बाहर बनी आवरण दीवार के बीच से चारों भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा एक बुजुर्ग सैनिक तेज हवा से बचने के लिए दक्षिण मुखी दीवार के नीचे सो रहा है। वानर उसके पास जा पहुंचा और उसे हिलाता हुआ बोला, महोदय। बुजुर्ग सैनिक हड़बड़ाकर जाग पड़ा। अपनी आध खुली आंखों से जब उसने वानर को देखा तो दंडवत प्रणाम करता हुआ बोला, कहिए मालिक। वानर ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोई अनिष्टकारी देवता नहीं हूँ। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बुजुर्ग सैनिक ने एक बार फिर साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, क्या आप वज्र देवता नहीं हैं? वानर ने जवाब दिया, कैसी बात कर रहे हो? हम लोग पूरब के रहने वाले भिक्षु हैं और पश्चिमी स्वर्ग से बौद्ध सूत्रों को लेने जा रहे हैं। यहाँ हम अभी पहुँचे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस जगह का नाम क्या है? इस जवाब से बुजुर्ग सैनिक को कुछ तसल्ली हुई। एक जम्हाई लेता हुआ वह उठ खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेकर बोला, परमादरणीय महोदय, मुझे माफ करे। यह जगह किसी समय भिक्षु देश कहलाती थी, लेकिन अब इसका नाम बदल कर बाल नगर रख दिया गया है। वानर ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई राजा भी है? बुजुर्ग सैनिक ने जवाब दिया, हाँ है। वानर ने तब थांग महाभिक्षु को संबोधित करके कहा, यह देश पहले कभी भिक्षु देश कहलाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर बाल नगर कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि यह नाम क्यों बदला गया है। थांग भिक्षु ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, अगर इसका नाम पहले भिक्षु देश था तो अब बाल नगर क्यों हो गया है? शूकर बोला, मैं सोचता हूँ यहाँ पहले भिक्षु नामक राजा का शासन था, जिसके बाद में मृत्यु हो गई, और जब बाद में बालक गद्दी पर बैठा तो इस देश का नाम बाल नगर हो गया। थांग महाभिक्षु ने कहा, ऐसा होना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। चलो नगर में जाकर सड़क पर आते जाते लोगों से पूछते हैं। भिक्षु रेतात्मा बोला, यह ठीक है। बुजुर्ग सैनिक को यह बात मालूम नहीं होगी। फिर वानर भैया ने उसे इतना डरा दिया था कि वह ऊल फिजूल की बातें करने लगा। नगर में लोगों से हम फिर सवाल पूछेंगे। जब वे लोग तीसरे फाटक से अंदर गए तो मुख्य मार्ग पर उन्हें एक बड़ा बाजार दिखाई दिया। लोग आकर्षक कपड़े पहने हुए थे और उनके तौर तरीकों से शिष्टाचार नजर आ रहा था। गुरुदेव और उसके तीनों शिष्यों ने अपने घोड़े और असबाब के साथ कुछ समय नगर की सड़कों पर भ्रमण करते हुए बिताया। वहां सुख समृद्धि का वातावरण देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। हर घर के प्रवेश दरवाजे के सामने कल हंसों का एक बेंत का दरबा बना हुआ था। सांचांग ने कहा, शिष्यों, यहाँ सभी लोगों ने अपने घर के प्रवेश दरवाजे के सामने दरबा क्यों बनाया हुआ है? शूकर ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कतारों में दरबे बने हुए हैं और उन पर रंग बिरंगे रेशमी कपड़े के पर्दे लटके हुए हैं। मूर्ख शूकर ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आज का दिन शादी ब्याह के लिए शुभ होगा। शायद हर घर में ब्याह रचाया जा रहा है।
वानर बोला, बेवकूफी की बातें ना करो। भला हर घर में एक ही दिन ब्याह कैसे रख सकता है? इसका कोई अन्य कारण होगा। मैं जाकर पता लगाता हूँ। सांचांग ने उसे पकड़कर कहा, तुम मत जाओ। तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखकर लोग डर जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं बताएंगे। वानर ने जवाब दिया, मैं कोई अन्य रूप धारण करके जाऊंगा। वाह रे वानर! उसने अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर एक मंत्र पढ़ा, अपने शरीर को झकझोरा और एक मक्खी का रूप धर लिया। फिर वह पंख फैलाकर एक दरबे के पास जा पहुंचा। पर्दा हटाकर उसने दरबे के अंदर प्रवेश किया। वहां उसने देखा एक नन्हा बालक बैठा है। वानर एक अन्य परिवार के दरबे में गया। वहां भी उसे एक बालक दिखाई दिया। उसने 8-9 परिवारों के दरबों का मुआयना किया। सभी दरबों में एक बालक मौजूद था। बालिका किसी दरबे में नहीं थी। कुछ दरबों में बालक बैठकर खेल रहा था और कुछ अन्य दरबों में वह रो रहा था। कहीं वह फल खा रहा था तो कहीं झपकी ले रहा था। मुआयना करने के बाद वानर अपने असली रूप में लौट आया। उसने खान महाभिक्षु को सूचना दी, इन दरबों में नन्हे बालक रखे गए हैं। उनकी ज्यादा से ज्यादा आयु 6-7 वर्ष होगी और कम से कम आयु केवल 5 वर्ष है। उन्हें इन दरबों में क्यों रखा गया है यह मैं नहीं जानता। सांचांग भी इसका कारण नहीं जान पाया। 你挑着担，我牵着马，迎来日出，送走晚霞，踏平坎坷。 तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा, बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। 一场酸甜苦辣，在何方？路在脚下。敢问路在何方？路在脚。 तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शांतांगी नमस्ते। श्रोताओं को राकेशवत्स का भी नमस्कार। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने सहायता मांगने संबंधी पाठ सीखा था। अब सुनिए आज का नया पाठ। आज हम सीखेंगे 喂，请问是哪位？ हेलो, कौन बोल रहा है? 你什么时候有空？ आपके पास कब समय होगा? 我们几点见面？ हम कितने बजे मिलेंगे? 在哪儿见面？ हम कहाँ मिलेंगे? शाओचांग जी, चीन में कई साल रहने के बाद मुझे मालूम हुआ है कि टेलीफोन पर बातचीत करने से पहले चीनी लोग सबसे पहले वे बोलते हैं। सही है। वे हिंदी में हेलो के बराबर है। तो चीनी लोग कैसे बोलते हैं? कृपया बताइए, आप कौन हैं? आप कह सकते हैं 请问是哪位? छिंगवन से नेवे। 请 का अर्थ है करीबिया। छिंग 问 का अर्थ है पूछना। वन। 请问 छिंगवन का अर्थ है कृपया बताइए। 是 का अर्थ है होना। 是 哪位 का अर्थ है कौन। नेवे
इस शब्द को आप नावे भी बोल सकते हैं। नावे। अच्छा छोड़ाओ, आप ध्यान से सुनिए और राकेश जी आप भी मेरे साथ बोलिए। वे, 请问是哪位? वे, 请问是哪位? तो एक बार फिर सुनिए ये बातचीत। 喂，请问是哪位？我是王龙。 राकेश जी, अगर आप किसी दोस्त से मिलना चाहते हैं तो आपको उससे पूछना होगा कि क्या आप खाली हैं? जरूर, लेकिन इसे चीनी भाषा में कैसे पूछेंगे? हम पूछते हैं 你什么时候有空? 你什么时候有空? 你 का अर्थ है आप, 你 什么 का अर्थ है क्या, 什么 时候 का अर्थ है समय, 时候有空 का अर्थ है फुर्सत। 有空? आप ध्यान से सुनिए, क्या आप खाली हैं या आपके पास कब समय होगा? 你什么时候有空? 你什么时候有空? तो लीजिए आगे सुनिए ये बातचीत। 你什么时候有空？周末我们一起吃饭好吗？可以。 राकेश, अगर आप अपने दोस्त से मुलाकात करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कब और कहाँ उनसे मिलेंगे, तो चीनी भाषा में ऐसे पूछा जा सकता है 我们几点见面，在哪儿见面? 我们几点见面？在哪见面？ शायद थोड़े ही समय में दो वाक्य सीखना आपके लिए मुश्किल होगा, तो मैं इन वाक्यों के शब्दों की अलग अलग व्याख्या करूंगी। 我们 का मतलब है हम, 我们 जी का अर्थ है कितना, 几 点 का अर्थ है बचे, 点 见面 का अर्थ है मिलना या मुलाकात करना। 见面？我们几点见面 का अर्थ है हम कितने बजे मिलेंगे। हिंदी में इसका दूसरा वाक्य भी है हम कब मिलेंगे। 我们几点见面？ अच्छा, चीनी भाषा में कहाँ मिलेंगे को कहा जाता है 在哪儿见面。在哪儿见面？ 在 एक अव्यय शब्द है, अंग्रेजी में at के समान है। 在 नार का अर्थ है कहाँ, 哪儿 见面 का अर्थ है मिलना या मुलाकात करना। 见面？ इन शब्दों को जोड़कर कहाँ मिलना चीनी भाषा में हम 在哪儿见面 कहते हैं। 在哪儿见面？ ये दो वाक्य हम कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे चीनी भाषा में 我们几点见面，在哪儿见面 कहा जाता है। एक बार फिर सुनिए, 我们几点见面，在哪儿见面。我们几点见面？在哪儿见面？ अच्छा, अब हम आज का पाठ एक बार फिर सुने। 我们几点见面？在哪儿见面？晚上8点，在北京饭店。 हेलो, कृपया बताइए आप कौन है। चीनी भाषा में कहा जाता है वे, 请问是哪位？ 喂，请问是哪位？ आपके पास कब समय होगा चीनी भाषा में कहा जाता है 你什么时候有空？你什么时候有空？什么时候 हिंदी में कब क्या समय। 什么时候？ 有空 का अर्थ है फुर्सत यानी खाली समय होना। 有空 कब आपके पास समय होगा चीनी भाषा में कहा जाता है 你什么时候有空？你什么时候有空？ हम कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे चीनी भाषा में हम कहते हैं 我们几点见面，在哪儿见面。我们几点见面？在哪儿见面？ कितने बजे को चीनी भाषा में कहा जाता है 几点。几点？ 见面 का अर्थ है मिलना या मुलाकात करना। 见面？ कहाँ को चीनी भाषा में 在哪儿 कहा जाता है। 在哪儿？ तो एक बार फिर बोलिए, हम कब मिलेंगे चीनी भाषा में कहा जाता है 我们几点见面。我们几点见面？ हम कहाँ मिलेंगे चीनी भाषा में 我们在哪儿见面 कहा जाता है। 我们在哪儿见面？ अच्छा, आज का पाठ यहीं तक।
कार्यक्रम समाप्त होने के पूर्व आप सुनिए आज की चीनी संस्कृति का विषय। वेदों भाई हमें बताएंगे। किसी भी देश में दूसरों द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार करते वक्त लोग जरूर मुस्कुराते हुए धन्यवाद करते हैं। पश्चिमी देशों में उपहार को स्वीकार करने के वक्त लोग भेंट करने वाले को चूम लेते हैं या आलिंगन करते हैं। लेकिन चीन में उपहार स्वीकार करते वक्त चीनी लोग आमतौर पर कहते हैं कि नहीं बहुत खर्चीला तोहफा है। वास्तव में वह दगलूफ के तौर पर ऐसा कहते हैं। आमतौर पर उपहार देने वाले के सामने चीनी लोग उपहार को नहीं खोलते। चीनी परंपरा के अनुसार चीनी लोग प्रायः दूसरों को मूल्यवान उपहार देते हैं जिससे उनकी सदिच्छा जाहिर होती है। इस तरह चीनी लोग अक्सर अच्छा दाम वाला उपहार दोस्तों को भेंट करते हैं। अच्छा, आज का पाठ यहीं तक। अब शादांग को आज्ञा दें। नमस्कार। राकेश को भी आज्ञा दें। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है। सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।